अस्सलाम वालेकुम। आज अपनी गाड़ी का एसी चेंज करने लगा हूँ। इसमें जो एसी कंप्रेसर है वो लाजमी चेंज होगा क्योंकि वो ख़राब हो गया हुआ है। इसके अलावा जो बाकी पार्ट्स हैं जैसे कंडेंसर हो गया और जो रिटर्न पाइप हैं, बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो एक बार चेक होंगी और जो भी ख़राब होंगी, जो भी चेंज करने वाली हुई वो मैं रिप्लेस करवा लूँगा। अब एसी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको खोलने के लिए फ्रंट बम्पर को उतारना होगा क्योंकि जो कंडेंसर है वो उसके पीछे लगा होता है। ये कंडेंसर है, ये जाली से नज़र आ रही है। बज़ाहिर तो ये साफ़ लग रही है लेकिन इसको भी उतारना पड़ेगा एक बार इसमें लीकेज चेक करने के लिए। और वैसे भी जो इसके पीछे है वो है कंप्रेसर और उसको खोलने के लिए कंडेंसर को उतारना ज़रूरी है। अब कंडेंसर मेरा ख्याल है यही चल जाएगा क्योंकि इसमें कोई डेंट नहीं है, कोई बेंड वगैरह कहीं भी नहीं है। तो एक बार इसको चेक करवा के मैं यही लगवा लूँगा। तो अनफॉर्चुनेटली पता ये चला कि गाड़ी का कंडेंसर भी ख़राब हो गया हुआ है। देखने में ठीक है लेकिन होता ही है कि इनके राइट या लेफ़्ट साइड पे एक पॉकेट सी होती है, उसके अंदर एक जेल बैग पड़ा होता है। अब ये जेल बैग अगर काला हो जाए, इस तरह का डार्क हो जाए एक साइड से, तो ये इंडिकेट करता है कि आपका जो कंप्रेसर था उसने ख़राब होने के बाद जो भी उसका आफ्टर मैच से वो रिलीज़ कर दिया पूरे सिस्टम में और आपका जो कंडेंसर है वो अंदर से चोक हो गया हुआ है, यानी कि ये भी चेंज होगा। अब कंप्रेसर जो मैं लगवा रहा हूँ वो ये वाला जैपनीज़ काबली है टोयोटा ड्यूट्स का। अब थोड़ा अजीब लगता है कि मैं लियाना होते हुए ड्यूट्स का क्यों लगवा रहा हूँ। इवन दो जो लियाना का कंप्रेसर है वो मुझे मिल रहा है और इससे सस्ता मिल रहा है। लेकिन अब ख़ास बात यह है कि ये जैपनीज़ कंप्रेसर ड्यूट का काफ़ी फेमस है। जो जानते हैं वो जानते हैं कि इनकी कूलिंग काफ़ी अच्छी होती है। अब इनकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये कंप्रेसर गाड़ी पे लोड नहीं डालते, यानी कि आपके इंजन पे बर्डन फील नहीं होगा आपको। गाड़ी काफ़ी ईजी चलेगी और एसी की कूलिंग भी आउट क्लास होगी, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे लगवाने के बाद पता लगेगा कि कैसे रिजल्ट्स हैं इसके। अब इनकी जो भी प्राइसेस हैं, जो भी डिटेल्स वगैरह हैं, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा रिजल्ट के साथ, क्योंकि मैंने अभी और पार्ट भी चेंज करवाने हैं। और जो वीडियो के शुरू में मैंने कंडेंसर का बताया था जो मेरी गाड़ी का चोक हो गया हुआ है, अब होता वो ये है कि ये किसी गाड़ी का बड़ा कंडेंसर है, जो आपको छोटे छोटे सुराख नज़र आ रहे हैं, असल में ये चोक हो जाते हैं उस कंप्रेसर के ख़राब होने के बाद। तो इनको साफ़ नहीं किया जा सकता और ये एट द एंड चेंज ही होता है। खैर, अब मैंने जो कंडेंसर लिया अपनी गाड़ी का वो ये टोयोटा करोला का, ये भी काबली है, जेन्युइन है और मतलब कि जो मेरा पुराना कंडेंसर है उससे साइज़ में बड़ा है। थोड़ी बहुत ऑल्ट्रेशन होगी लगाने के लिए इसको। अब बाज़ाहिर तो देखने में ठीक लग रही है, मेरा भी ठीक था कंडेंसर, इसमें कोई लीकेज वगैरह नहीं थी, लेकिन ऑब्वियसली इसको टेस्ट करना पड़ेगा फिट करने से पहले। तो ये हो गया कंडेंसर करोला का और टोयोटा ड्यूट्स कंप्रेसर वो वाला। इसके अलावा ये एक पाइप भी लिया है, ये नया है, काबली नहीं है और लियाना का अपना ही है। कंडेंसर को फिट करने से पहले टेस्ट कर रहे हैं एक बार, इसमें हवा भरी है कंप्रेसर से और डिप किया है ताकि जो भी लीकेज हो वहाँ बबल्स बन जाएँ और पता लग जाए कि ये लीक कर रहा है। लेकिन फ़िलहाल इसमें ऐसा कोई लीकेज नहीं है। इसका जो जेल बैग था वो चेक कर लिया, वो बिल्कुल ओके है। बस ये लास्ट टेस्ट है जो कि मेरा ख़्याल है कि कहीं से भी लीक नहीं है। परफेक्ट। तो जी ये रहा कंप्रेसर मेरी गाड़ी का अपना जो अभी उतरा है, जेन्युइन है, इसमें जो लियाना में लगा आता है लेकिन ख़राब हो गया हुआ है। और जो मैं अब लाया हूँ जैपनीज़ ड्यूट का कंप्रेसर वो ये रहा। अब ड्यूट का लेने का मकसद ये था कि ड्यूट वाला कंप्रेसर जो होता है इनमें रोटर होते हैं, कोई ये इनमें पिस्टन नहीं होते हैं, जबकि लियाना वाला कंप्रेसर है उसमें पिस्टन होते हैं, यानी कि ये कंप्रेसर लोड ज़्यादा लेता है। अब मसला ये है कि ये जो लियाना कंप्रेसर है वो तो बना लियाना के लिए ही है, लेकिन ड्यूट का कंप्रेसर लियाना के लिए नहीं बना। तो इसको फिट करने के लिए जो ब्रैकेट है वो चेंज होगी, एक कस्टम ब्रैकेट लगेगी जिसके ऊपर ड्यूट का कंप्रेसर फिट होगा, यानी कि आप एक एक्सटेंशन समझ लो जिसको लगाने के बाद ये कंपैटिबल होगा मेरी गाड़ी के लिए। अब ये वाली ब्रैकेट ये फ्रेम लियाना का अपना है, यानी इसके ऊपर लियाना का कंप्रेसर ही फिट होगा जो कि मेरे किसी काम की नहीं है अब, इसलिए मंगवाई है ये वाली ब्रैकेट। ये बनी लियाना के लिए है ताकि लियाना के ऊपर जो ड्यूट का कंप्रेसर है वो बॉल टू बॉल फिट हो। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये कितना कॉमन है कि इसकी एक ब्रैकेट बनाई हुई है ऑलरेडी, कोई अल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट लगाओ और वो जो कंप्रेसर है ड्यूट्स का वो बॉल टू बॉल फिट हो जाएगा। अब इस कंडेंसर को फिट करने के लिए थोड़ी सी अल्ट्रेशन करनी होगी क्योंकि ऑब्वियसली ये बड़ा है, करोला का है, लियाना का छोटा था जो पहले लगा हुआ था, जो पुराने सुराख हैं वो मैच नहीं करेंगे, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। जैसे मैंने अपनी ट्रंक स्प्रिंग की वीडियो में जो छोटी सी मेटल स्ट्रिप यूज़ की थी, इन्होंने भी वो तकरीबन ये यूज़ की हैं और उसकी हेल्प से प्रॉपर ग्रिप कर दिया इसको, बॉल टू बॉल समझ लो। और वैसे भी इतना कोई हैवी नहीं होता कंडेंसर। फाइनली सारे पार्ट्स फिट हो गए हैं, कंडेंसर भी फिट हो गया है, कंप्रेसर भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये ड्यूट्स का फिट हो गया है, बॉल टू बॉल फिट हुआ है उसी ब्रैकेट पे, जो पाइप लिया था वो भी फिट हो गया है और जो भी जॉइंट्स वगैरह हैं सब कंप्लीटली पैक है। अब एक बार पूरे एसी की लीकेज टेस्ट करने के लिए इसमें हवा भर दी है 300 psi की तकरीबन आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे बाद देखेंगे कि ये हवा का प्रेशर कम होता है या नहीं, जो कि इंडिकेट करेगा कि कहीं ना कहीं लीकेज है। अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे बाद भी जो प्रेशर वाली सुई है वो 300 पे ही है, जो ये इंडिकेट कर रही है कि जो अंदर प्रेशर है वो ज़रा कम नहीं हुआ, यानी कि हमारा एसी सिस्टम कम्प्लीटली सील है। अब एसी की अपनी गैस फिल करने से पहले एक छोटी सी मशीन की हेल्प से पूरे एसी सिस्टम में वैक्यूम क्रिएट करना ताकि हवा सारी निकल आए और जो फिल करें वो एसी वाली गैस ही हो बस। और फाइनली मोमेंट ऑफ ट्रूथ, ये तकरीबन लास्ट स्टेप ही होगा। एसी की अपनी गैस फिल हो रही है, R134 गैस है ये, जो सब गाड़ियों में तकरीबन यही यूज़ होती है। कंप्रेसर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सही काम कर रहा है, ज़रा वाइब्रेशन कोई आवाज़ नहीं है, परफेक्टली चल रहा है। कंडेंसर में भी कोई लीकेज नहीं है जो कि हमने पूरा चेक कर लिया है, और जो कूलिंग है वो शुरू हो गई है, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा लो। लेकिन अभी गैस फिल हो रही है, वो कंप्लीट नहीं हुई और कूलिंग आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई है, परफेक्टली काम कर रही है गाड़ी, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। जो अंदर कूलिंग कॉइल होती है डैशबोर्ड के नीचे, उसको साफ़ करना है।
उसको साफ़ करने के लिए सिंपल ब्लोअर को उतारा है और सिंपल पानी वाले पाइप से उसको वॉश कर लिया है, कुछ ज़्यादा डैशबोर्ड नहीं खोला। अब एसी को मैं यूज़ करूँगा 2-3 दिन और उसके बाद मैं आपको इसके प्रॉपर रिजल्ट दिखाऊँगा। तो फाइनली गाड़ी का एसी कम्प्लीटली पैक हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी प्राइस के बारे में, इसके रिजल्ट्स कैसे हैं, गाड़ी कितना लोड लेती है वगैरह वगैरह। अब पहली बात तो ये इसके लोड की, तो ये बात बिल्कुल सच है कि ड्यूस का कंप्रेसर लोड ना के बराबर लेता है। मेरे पास चले लाना का जो इसमें अपना लगा हुआ था, वो जब गाड़ी पे ऑन करता था एसी को तो गाड़ी का आरपीएम कायदा कम होता था, फिर गाड़ी रेस बढ़ाती थी अपनी आरपीएम को स्टेबल रखने के लिए, यानी कि बहुत एक्स्ट्रा किस्म का फील होता था कि एसी ऑन हो गया। जबकि जो इसके केस में है तो ट्रस्ट मी आपको फील भी नहीं होता कि गाड़ी का एसी ऑन हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह। अभी मैंने ये गाड़ी का एसी कर दिया ऑफ, ठीक, और आरपीएम अभी यहाँ है ऑलमोस्ट ये 600 पे स्टेबल है। अब मैं गाड़ी का एसी जब ऑन करूँगा तो ये देख सकते हो ऑलमोस्ट 100 भी उसने ना फ्लक्चुएट किया है, ना ऊपर गई ना नीचे गई है। जहाँ आरपीएम था तकरीबन वहीं रहा और गाड़ी का एसी ऑन हो गया। ये गाड़ी का एसी काम कर रहा है, यानी कि मुझे अब फील नहीं होता या फिर ज़रूरत मुझे फील नहीं होती कि मैं गाड़ी का एसी बंद करूं जब मुझे सडन पिक चाहिए हो या फिर ट्रैफिक में हूँ या कहीं भी हूँ। गाड़ी का एसी ना होने वाली ही फील आ रही होती है। गाड़ी मतलब कि बिल्कुल घुट के नहीं चलती, लोड नहीं लेती। मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। गाड़ी का एसी ऑफ़ कर दिया, आरपीएम आपके सामने है, और ये मैं जब ऑन करूँगा तो वहीं आरपीएम में कोई मतलब कोई डिफरेंस नहीं आया। अब दूसरी बात ये कि इसकी कूलिंग कैसी है, इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। अब ऑब्वियसली कूलिंग तो आप फील नहीं कर सकते, इसके लिए मैंने ये एक सेंसर ले लिया टेम्परेचर का, जो इसके वायर के एंड पे होता है सेंसर, वो डिटेक्ट करता है टेम्परेचर, उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब तकरीबन टाइम हो रहा है दोपहर के 1 बज रहे हैं, बाहर का टेम्परेचर ये है 33 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलमोस्ट, यानी कि पीक और है गर्मी के, ठीक। अब दोनों वो चीज़ें हो रही हैं इस वक्त जिससे गाड़ी का ऐसी कूलिंग ठीक नहीं करता। पहली चीज़ तो ये है कि गाड़ी चल नहीं रही, तो अगर गाड़ी चले ना तो कूलिंग कितनी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होती घड़ी गाड़ी में, ठीक है। और दूसरी बात ये कि बाहर गर्मी है ऑब्वियसली, ठीक। अब जो टेम्परेचर है गाड़ी का वो ऑलमोस्ट अभी जो एसी का चल रहा है वो है 12.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये खड़ी गाड़ी का टेम्परेचर है। बाहर कितना है 33 और अंदर ऑलमोस्ट ये 12 पे आ गया अब, और इससे भी नीचे चला गया। ये आप ड्राइव करते हुए इन सिटी ऑलमोस्ट 10.9 10.8 भी जाता है इन सिटी। मैंने लॉन्ग पे ट्राई नहीं किया, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा आइडियल है। ट्रैफिक बेशक हो, गाड़ी स्लो चल रही हो, ये 10 11 के पास रहता है, स्टेबल रहता है। अभी दोबारा 11.9 पे आ गया, इवन तो गाड़ी खड़ी है और बाहर गर्मी भी पीक पे है। अब लास्ट में जहाँ तक पैसा ताल्लुक है कि टोटल कितना एक्सपेंस आया इस पर, आपको पहले बताया था कि मैंने ड्यूस का लगवाया है, वो स्लाइटली महंगा था हरियाणा के अपने कंप्रेसर से। तो जो मुझे कंप्रेसर है वो मेरा था 17.5 का, लियाना का अपना अराउंड 13-14 का था। लेकिन इट वाज वर्थ इट क्योंकि इसका लोड बिल्कुल भी नहीं है, लियाना वाले कंप्रेसर का लोड था। जो करोला का कंडेंसर था वो मुझे मिला है ऑलमोस्ट 7.5 का, 7,500-8,000 का वो कंडेंसर था। उसके अलावा 1500 क्या 2000 के पाइप आए थे 2, और उसके अलावा ऑलमोस्ट 8000 लेबर थी। गैस के चार्जेस से जो गैस उसमें रीफिल होती है, कंडेंसर कंप्रेसर का ऑयल था, और छोटी मोटी जो और चीज़ें थी। यानी कि टोटल मेरा ऑलमोस्ट 37,000 लगा है इसको कंप्लीट एसीओ करवाने में, जो कि मेरे ख्याल से वर्थ इट था क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि कूलिंग इतनी अच्छी होगी और लोड इतना कम हो जाएगा। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।